इतने बड़े स्केल का इन्वेस्टर समिट मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या लॉ एंड ऑर्डर जो पहले थी उत्तर प्रदेश की, शायद लोग झिझकते थे और अब यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हर 50 किलोमीटर पे एक गैंगस्टर है जिसका राज चलता है वहाँ। सरकार के पास बाद में जाएंगे, पहले उनके पैरों में बैठिएगा। ये माहौल था, जो माहौल आज की डेट में कम से कम नहीं है। ये जो स्केल है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी, आपको लगता है कि अभी तक एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड थी? कि आपने ताजमहल बना लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आपने ताजमहल बना रखा और वहाँ जा सकते हैं हम, तो फिर क्या फायदा? दुनिया भर के लिए इट शुड बी क्रिएटेड लाइक अ वंडर सो दैट दे कम देयर, अप्रिशिएट द सिस्टम। यहाँ के तमाम जो प्रेजेंटेशन, चाहे कल्चरल हो चाहे बाकी जगहों पर, ये धार्मिक जगहों का को हाईलाइट किया गया है। आपके लिए ये रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, मेरे लिए प्रॉपर टूरिज्म है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज़ हो चुका है और बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में एक तरक्की की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और ख़ास बात है कि 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी। 4.68 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। उसमें से 4 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे वो ज़मीन पर उतरे थे। उसके लिए बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई थी। लेकिन इस बार तो जो तमाम रिकॉर्ड्स थे एक तरीके से ध्वस्त हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि 17 लाख करोड़ या उसके इर्द गिर्द रहेगा ये जो निवेश होगा, लेकिन बड़े उत्साहजनक परिणाम आए और पिछली बार के मुकाबले 7 गुना के करीब इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यहाँ पर जो अभी आंकड़े आए हैं, दूसरे दिन तक जो आंकड़े रहे हैं उसके मुताबिक 33 लाख करोड़ के जो MOU थे वो साइन हुए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि इनमें से जब ये ज़मीन पर उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलेगी। और एक और ख़ास बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस बार के, पिछली बार एक तरीके से जो यहाँ का एक संतुलित जो विकास है उसमें एक रोड़ा था, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का जो फोकस था वो NCR के इलाके में था। जो बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके माने जाते हैं, वो एक तरीके से अछूते रह गए और कोई भी इन्वेस्टर वहाँ जाने से कतराता रहा। लेकिन इस बार चाहे वो बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी उसमें रुचि दिखाई। और ख़ास बात रही कि चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, या फिर अयोध्या हो, अवध इलाका हो, मथुरा, ये जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर भी लोग इन्वेस्टर वहाँ पहुँचे हैं। और बुंदेलखंड, पहले से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई थी, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये लगातार एक तस्वीर बदल रही है उत्तर प्रदेश की। और इसके लिए यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मार्केट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल अच्छा है, यहाँ पर श्रम संसाधन है। और जब आबादी ज़्यादा होती है उसका अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो शायद वहाँ की तस्वीर बदल जाती है। हमारे साथ रविंद्र नारायण जी हैं, PTC नेटवर्क के MD हैं और अर्थनीति के एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो इन्वेस्टर समिट है ये कितना बदलाव लाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया अगले 5 सालों में। और ये कहा जा रहा है कि देश में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश से ही वो रास्ता जाता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी सहज सी बात है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हर तरह के, चाहे नदियाँ हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे खेत हों, नेचुरल रिसोर्सेज हों, माइनिंग हो, सबसे ज़्यादा यहाँ हैं और वो इस्तेमाल में हैं। ऐसा नहीं कि हैं और पड़े हैं, इस्तेमाल में हैं। दूसरी बात ये जो अभी नज़र आई मुझे इस समिट में, यहाँ होता है कि बहुत सारी समिट्स होती हैं, एक तो स्केल पे नहीं होती। ये स्केल सिर्फ समिट नहीं है, ये इन्वेस्टर समिट नहीं है, यहाँ साथ में ट्रेड फेयर भी चल रहा है। यहाँ हमने देखा, हम सोच के आए थे इन्वेस्टर्स होंगे कुछ मुल्कों से, कुछ देश से, कुछ विदेश से होंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और डिस्कशन होगा, अनाउंसमेंट होंगी, कुछ B2B मीटिंग्स होंगी और इन्वेस्टर समिट हो गई। लेकिन यहाँ तो बड़ा इंटरेक्टिव काम चल रहा है। यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के, स्टार्टअप्स के, MSME के, दुनिया जहान के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंगापुर जैसी कंट्री, नीदरलैंड जैसी कंट्री, उन्होंने अपने स्टॉल यहाँ आके लगाए उत्तर प्रदेश में, विच मीन्स सीरियस बिजनेस हो रहा है। जो सरकार प्रोजेक्ट कर रही थी उससे आंकड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी कमियाँ,
थोड़ा ये सब रहता है, तो वो सब इसमें भी हैं। पर जो स्केल है इसका, इतने बड़े स्केल का इन्वेस्टर समिट मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने दिल्ली में भी देखे हैं, हरियाणा में भी देखे हैं, पंजाब में भी देखे हैं और जगहों भी देखे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर समिट जिस स्केल पर ये है, मतलब आप अंदाज़ा ही लगाइए, इनका जो मेन पंडाल था जहाँ पे इनॉग्रल और क्लोजिंग वैलेडिक्टरी फंक्शन होने हैं, वो कोई 1000 फीट बाई 200 फीट का है, और जो मीटिंग हॉल हैं वो भी कोई 400 फीट बाई 150 फीट के हैं, और इस तरह के तकरीबन 15 हैंगर्स लगे हुए हैं, जर्मन टेंट, फुल्ली एसी, सारे फंक्शनल। तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये जो स्टेट है ये बहुत सीरियस है, ये इन्वेस्टर्स को बड़े सीरियसली ले रही है, और ये पोटेंशियल को बड़े सीरियसली देख रही है। और न सिर्फ ये, सेंटर की जो सरकार है, अपने तमाम वज़ीर उन्होंने तैनात किए हैं। हर सेशन में एक सेंट्रल मिनिस्टर है, तकरीबन 25-30 सेशन हैं 3 दिन में, एक सेंट्रल मिनिस्टर हर सेशन में मौजूद है। हर सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो की स्कीम्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ। अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ आए हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट के तो हैं ही हैं, और होता क्या, बिजनेस मीटिंग्स और ये सब 4-5 बजे ख़त्म होते, पर यहाँ तो 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक चहल पहल, मेला सा पूरा लगा हुआ है। लग ऐसा रहा है कि जैसे तकरीबन यहाँ फुटफॉल भी अगर आप देखें तो 20-1 हज़ार लोग कल रहे होंगे, और यही हाल आज और कल भी रहने वाला है यहाँ। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स में उत्साह है। उत्साह होने की वजह है कि यहाँ उनको लगता है पोटेंशियल है, पोटेंशियल के साथ साथ फैसिलिटेशन है, और फैसिलिटेशन नज़र आए, प्लस सबसे बड़ी बात, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ, लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है यहाँ, लैंड लॉक्ड अगर स्टेट है तो फ्रेट कॉरिडोर किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या हाईवेज़ का हाल है, एयरपोर्ट कितनी दूर पड़ेगा, जब तक मेरी प्रोडक्शन शुरू होगी क्या कार्गो टर्मिनल यूपी में आ चुका होगा, या दिल्ली तक पहुंचाना होगा, या मुंबई ले जाना होगा, या गुजरात ले जाना होगा, और अगर ले जाना होगा तो उसके लिए कनेक्टिविटी क्या है, बिजली की सप्लाई कैसी है, बिजनेस के रिसोर्सेज किस रेट पे अवेलेबल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, ये नज़र आया। बिल्कुल, जो आपका इशारा है, जाहिर सी बात है वो जो स्केल की बात है, क्योंकि जो यहाँ के मिनिस्टर्स के समूह थे वो 16 देशों में, उनके 21 शहरों में गए थे, और 7 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे उस वक्त। और उत्तर प्रदेश में के अलावा, उत्तर प्रदेश से निकलकर जो तमाम मिनिस्टर्स बाहर गए थे, 8 शहरों में गए थे, देश के जो नामी ग्रामी शहर हैं, जहाँ से माना जाता है कि इकोनॉमी को एक थर्स्ट मिलता है अगर वहाँ से अगर इंटरेस्ट हो इन निवेश का। तो ऐसे 8 शहरों से 9 लाख करोड़ का MOU पहले ही साइन हो गया था। तो जाहिर सी बात है, अभी रवींद्र जी ने जो कहा कि वो बिल्कुल एक बात एकदम जाहिर है कि स्केल बड़ा था, जहाँ पर ना सिर्फ देश में बल्कि बाहर विदेशों में भी कोशिशें की गई, और जो सबसे अहम बात है कि ग्रोथ, उत्तर प्रदेश जो ग्रोथ इंजन बन रहा है, क्या आप देखते हैं कि जो केंद्र और राज्य में जो कहा जाता था डबल इंजन की सरकार है, क्या एक नतीजा इसका है? और दूसरा एक और सवाल कि क्या लॉ एंड ऑर्डर जो पहले थी उत्तर प्रदेश की, शायद लोग झिझकते थे और अब यहाँ आने के लिए तैयार हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उत्तर प्रदेश को लोग ऊत प्रदेश कहते थे, कि यहाँ तो कोई भरोसा नहीं है, किसका दिमाग पलट जाए, कौन क्या कर दे, आपको बिजनेस करना, धंधा करना पॉसिबल नहीं है, भाई भागो यहाँ से। लोग भाग रहे थे। हर 50 किलोमीटर पे एक गैंगस्टर है जिसका राज चलता है वहाँ। सरकार के पास बाद में जाएंगे, पहले उनके पैरों में बैठिएगा आप, फिर जाके आपका काम आगे चल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये माहौल था, जो माहौल आज की डेट में कम से कम नहीं है। इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फिर विजन, ये सेंटर और स्टेट तो मुझे नहीं पता, डबल इंजन ये सब, पर बिजनेसमैन डबल इंजन या सिंगल इंजन नहीं देखता है, वो ये देखता है किस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो प्रॉफिट होगा, उस जगह का जो मुखिया है उसका विजन क्या है। अब एग्जांपल में हम अपना देते हैं, PTC लोग जानते हैं, पंजाबी चैनल है। कौन सा मुख्यमंत्री ये कहेगा कि वो चैनल ढूंढ के लाओ? क्यों? क्योंकि उसकी विदेशों में बहुत पकड़ है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पंजाबी और हिंदुस्तानी, जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, UK में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उन तक इस चैनल की पकड़ है। तो इनके पास जाओ, इनको इन्वॉल्व करो, इनसे बातचीत करो, इनके ज़रिए उन तक पहुँचो, इनको फैसिलिटेशन दो। आज हम यहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा हॉल हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है, और मीडिया वालों के लिए भी क्रिएट किया हुआ है कि बात पहुँचे। सीरियस है ये, इसमें बार बार ये बताया। और विजन है एक, वो ये देखते हैं कि कहाँ से
कौन सा रिसोर्स यूज़ करके उत्तर प्रदेश की प्रोजेक्शन, उत्तर प्रदेश की ब्रांड बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश का जो फैसिलिटेशन है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों तक कन्वे कैसे होगी। ये जब विजन आ जाता है आपको कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मेरे को कौन से टूल्स चाहिए और हर उस टूल को उस तरह से यूज़ करूं कि उसकी मैक्सिमम आउटपुट मेरे पास आ सके। और ये हुआ, हमसे उन्होंने राब्ता कायम किया, हमसे उन्होंने कहा कि हमारे डेलीगेशन इस मुल्क में जा रहे हैं, इस मुल्क में जा रहे हैं, और बड़े इंप्रेस हुए वो इस बात से, मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन और तमाम पूरा जनसंपर्क विभाग इनका, कि 23 मुल्कों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहाँ से लाइव कवरेज कर सकते हैं, जो उस ऑडियंस को पहचानते हैं, वो ऑडियंस हमें देखती है, उनके ज़रिए अगर ये अपने रोड शोज़ और ये सब दिखाएंगे तो वो पहुँचेंगे। और अगर आप यहाँ जाके देखें, आज मैं तो B2B पोर्टल देख रहा था, कनाडा की कितनी कंपनियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की कितनी कंपनियाँ, USA की कितनी कंपनियाँ, ब्रिटेन से कितनी कंपनियाँ यहाँ आई हुई हैं। तो उन रोड शोज़ और कहीं ना कहीं जो हमारे माध्यम से जो प्रचार हुआ है उसका बहुत बड़ा हाथ है। वरना लोगों को उस मुल्कों में क्या मालूम था उत्तर प्रदेश में, इंडिया ठीक है, मोदी इज़ ओके, योगी, उत्तर प्रदेश और ऐसी एक जगह जहां इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों करोड़ की बात हो रही हो, ये तो पहली बार सुना हुआ। 2018 में ये शान शौकत, ये आउटरीच, ये स्केल आपने नहीं देखी होगी जो इस बार दिख रही है। बिल्कुल, स्केल की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के करीब है। तो ऐसे में और देश की आबादी का 17% हिस्सा यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पर निवास करता है। तो ऐसे में अगर देश की जब हम तरक्की की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बिना तो कुछ भी सपना अधूरा रहेगा। और वैसे भी सियासत में तो कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन ऐसे ही जब हमने पहले जिक्र किया था कि $5 ट्रिलियन इकनॉमी की हम जब देश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही होगा। जब वो $1 ट्रिलियन इकनॉमी का उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, उसमें योगदान देगा, तो शायद तस्वीर बदलेगी। ये जो स्केल है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी, आपको लगता है कि अभी तक एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड थी, उसको इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक कहा भी जाता है ना कि यूँ तो वीराने की भी तस्वीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से संवारा जाए। तो शायद ये सलीके से संवारा जा रहा है। बात बिल्कुल ठीक कही आपने, सलीका ना हो तो फिर तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपने ताजमहल बना लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आपने ताजमहल बना रखा और वहाँ जा सकते हैं हम, तो फिर क्या फ़ायदा। तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि सलीका भी हो और उस सलीके के बारे में लोगों को पता चले कि भाई सलीका है यहाँ। दूसरी बात, ये पता चले लोगों को कि ये फैसिलिटीज़ हैं। जब पता ही नहीं होगा, आप क्रिएट करते रहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए, फ्लाईओवर बना लीजिए, एयरपोर्ट बना लीजिए। पंजाब में बने हुए एयरपोर्ट, कौन सी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, क्यों? अवेयरनेस। वो सरकार जो है उस कॉन्फिडेंस को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाती लोगों में कि भाई यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ फ़्लाइट से उतर सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। आज यहाँ मैंने देखा कम से कम 60 से 65 इन्वेस्टर्स पंजाब से उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी, उन्हें अपना घर छोड़ के भागे हुए यहाँ आ रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है ना कि पंजाब में माहौल कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ फिरौतियाँ और ये जो हम सुनते रहते हैं कि हर बिजनेसमैन को फिरौतियाँ आ रही हैं और मांगी जा रही हैं उनसे, और उनको भागना पड़ रहा है वहाँ से, नहीं तो गोली मार देते हैं कि कुछ हो जाता है। तो ये अगर माहौल होगा और ये इमेज जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आएगी ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश ने शायद अपने आप को सुधारा, और जब सुधर गया तो लोगों को बता दिया है कि हम सुधर गए हैं भाई, अब आप यहाँ आ सकते हैं, अब आप सेफ हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो योगी सरकार 2017 में जब से उसने यहाँ पर सत्ता संभाली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सवाल होता था कानून व्यवस्था का, और कानून व्यवस्था के उस मुद्दे को लेकर शायद यही वो डर, भय, संकोच होता था, हिचकिचाते थे तमाम इन्वेस्टर्स की उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जानमाल की ही सबसे बड़ी एक सवाल होता था। तो एक बड़ा एक काम हुआ है उस कानून व्यवस्था के मौके पर। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, कृषि की बात हो, फूड प्रोसेसिंग की बात हो, फिशरीज़ की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, टूरिज़्म की तो है ही। उत्तर प्रदेश में कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर अभी काम हुआ नहीं था, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका एक बड़ा वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग में है, 56% के करीब है, कृषि में 16% के करीब है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, 14% के करीब ऐसा आ रहा है। तो ये जो सेक्टर्स हैं आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी अच्छा हमेशा इसने एक काम किया है पिछले कुछ सालों में। तो एक चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे एक्सप्रेसवेज की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, ये बेहतर किया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा, कृषि में उसके
वहाँ भी उत्साह दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग में, और टूरिज़्म से लेकर सारे जो सेक्टर्स हैं वो एक तरीके से अभी तक उतने अनटच्ड थे, अब उसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। एक्चुअली तो वर्ल्ड ट्रेंड भी अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट का, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती ही मैन्युफैक्चरिंग में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ लगती हैं, सबसे ज़्यादा सर्विसेज वहाँ लगती हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ही आती है। उसके बाद बहुत फर्टाइल लैंड है ये, रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन यहाँ रही है, रिवर बेस्ड एग्रीकल्चर का कल्चर रहा है यहाँ, और उसको वर्ल्ड लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं किया गया था आज तक, वो अब हो रहा है। तीसरी बात आपने कही टूरिज़्म के भी मैं अगर कहूँ आपको तो ज़्यादातर लोगों को यूपी का मतलब ताजमहल ही समझ आता था। यूपी में कोने कोने पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। उसी से मैं आऊँगा उस जुड़ी हुई बात पे, फिल्म टूरिज़्म। नाउ इन्होंने पॉलिसी निकाली, बड़ी बेहतरीन पॉलिसी निकाली है, अप टू 50% फंडिंग फिल्मों की या OTT वेब सीरीज़ की यूपी सरकार देगी अगर वो यहाँ बन रही हो तो। लेकिन इसके साथ साथ जो हमसे बातचीत हुई, हमने जो सजेस्ट किया कि आप फिल्म सिटी बनाइए, ये सब बनाइए। पहले ही मिस्टेक क्या हुई, फिल्म सिटी बनाई आपने, वो नोएडा में बना दी, तो जितने भी वहाँ चैनल होंगे वो नेशनल चैनल बन गए, वो हिंदी बेस्ड दिल्ली के चैनल हैं। आप चाहे वहाँ जी देख लीजिए, इंडिया टीवी देख लीजिए, या जो भी बड़े बड़े सारे चैनल हैं वहाँ, दे आर नॉट यूपी चैनल। लैंड यूपी ने दी है, फैसिलिटीज़ यूपी ने दी हैं, टैक्स बेनिफिट यूपी ने दिए हैं, पर यूपी को क्या फ़ायदा हुआ उन आधारों से? कोई ख़ास नहीं। जब जो हमसे बात हुई, हमें कहा जी हमें आप जगह लखनऊ में दीजिए, यहाँ सेटअप करेंगे, हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं चाहिए। वहाँ का काम मतलब दिल्ली का काम होना है, वहाँ का टैलेंट जो है दिल्ली के लोग या वहाँ के लोग एम्प्लॉय होते हैं ज़्यादातर, जो नोएडा जाते हैं काम करके वापस दिल्ली चले जाते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ देनी है, ट्रेड यहाँ बढ़ाना है, टूरिज़्म यहाँ का बढ़ाना है, तो यहाँ की चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। स्टूडियो यहाँ हार्ट ऑफ यूपी में होने चाहिए, दिल्ली के पास नहीं होने चाहिए। अब अगर यहाँ बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो मैंने एग्जांपल इनको दिया था कि अगर आपको टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो सिर्फ ये ना कहिए कि यहाँ आके फ़िल्म बना लो। अब मैं फ़िल्म तो बना लूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं कई फिल्मों का, उसमें बात तो उन्होंने कर दी बरेली का फलाना या फलाना ये, लेकिन वो तो एक लव स्टोरी थी या एक कोई कहानी थी जो कहीं भी सेट हो सकती थी। उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था कि लोगों को पता अच्छा ये यहाँ हुआ था ना। जो ऐसी फिल्मों को दें सब्सिडी जो एक्चुअल में यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करें अपनी स्टोरी लाइन में इनबिल्ड करके। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि वेटिकन के लिए एंजल्स एंड डीमन से बड़ी पब्लिसिटी नहीं हो सकती थी, लूव्र म्यूज़ियम के लिए डविंची कोड से बड़ी फिल्म पब्लिसिटी नहीं हो सकती थी। इस तस्वीर के पीछे क्लू है, इस चर्च में इस ईंट के पीछे क्लू था, इसकी ये महत्ता थी, या जीसस क्राइस्ट का वो चैलिस जो है उस फलाने गुफा में वहाँ रखा हुआ है, ऐसा खोज हो तो लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, वो जगहें पहचानी जाती हैं, उन जगहों पर लोग जाते हैं। अब इसी तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात करें तो न्यूजीलैंड और ये सब जो लोकेशंस थी, लोग पूरा टूरिज़्म सर्किट बना उन लोकेशंस का जहाँ वो फिल्में बनी, आइकॉनिक फिल्में बनी, जिनका वहाँ जाके सारा लोग अब टूरिज़्म में वो सेट लगे हुए हैं अभी भी वहाँ पूरे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं। इसी तरह वो दुकानें, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनका स्टोरी लाइन में बिल्डअप हो, वो होनी ज़रूरी है। जब वो होंगी तब ज़रूर यूपी सरकार उसको फाइनेंस भी करे, उसको प्रमोट भी करे, ताकि वो जगहें प्रमोट होंगी तो यूपी को फ़ायदा है। फिल्म बन गई, फिल्म चला ली, फिल्म प्रोड्यूसर के तो पैसे बन गए, उसको तो फ़ायदा हो गया, तो यूपी को क्या फ़ायदा हुआ जी? बिल्कुल, बड़ी रोचक दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र हमेशा होता था। अभी आप जब बात कर रहे थे तो शायद बरेली का झुमका की बात हुई थी, रामपुर के चाकू की बात होती रही, जो हम मुंबई की फिल्मों में, हम बॉलीवुड में दिखाई देते रहे, तमाम शहरों के जिक्र होता रहा उत्तर प्रदेश का। लेकिन वो सब कुछ शोले में रामगढ़ और तमाम जगह आई, लेकिन वो कहीं कर्नाटक में शूटिंग होती थी या फिर कहीं दूसरी जगहों पर होती थी। उत्तर प्रदेश का नाम का इस्तेमाल होता था क्योंकि लोगों की एक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं अपने प्रदेश के, अपनी जगहों से, तो शायद उनको देखने में भी, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जब तादाद ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो लोगों की जो फिल्म भी देखेंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो दर्शक वर्ग भी यहाँ से ज़्यादा होगा। लेकिन वो हमेशा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि लोग यहाँ के नाम होता था इस्तेमाल बस, लेकिन काम कहीं और होता था। अब काम भी यहीं होगा
नाम तो होगा ही यहाँ का, लेकिन जब काम यहीं होगा तो दाम भी यहाँ पर आएंगे और लोगों का जो एक है लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अभी टूरिज्म की हम जब बात कर रहे थे तो एक बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी तक जैसे आपने जो शुरू में बात कही कि ताजमहल उत्तर प्रदेश की पहचान का एक हिस्सा था, ताजमहल, उसके अलावा कोई भी दुनिया से कोई भी शख्सियत यहाँ पर आती थी, एक ही डेस्टिनेशन ताजमहल जाते थे। लेकिन सबसे एक अहम बात हुई 2014 के बाद, क्योंकि वाराणसी काशी क्षेत्र जहाँ का एमपी देश का पीएम है और वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मथुरा में भी वहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के उनसे जुड़ा हुआ कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर तो निर्माण हो ही रहा है, 2024 में शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक देश में डेस्टिनेशन हमेशा से थे, वाराणसी में दक्षिण भारत से एक बड़ी तादाद आती रही। तो ये जो डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं धार्मिक तौर से, ये कितना बड़ा असर डालेंगे और ये सारे निवेश में, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ के तमाम जो प्रेजेंटेशन चाहे कल्चरल हो चाहे बाकी जगहों पर, ये धार्मिक जगहों का को हाईलाइट किया गया। आपके लिए ये रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, मेरे लिए प्रॉपर टूरिज्म है, क्योंकि ये इसके साथ माइथोलॉजी और जुड़ी हुई भावनाएं और जो हमारी हेरिटेज है वो जुड़ जाती है। जब उसके साथ वो सिंबलिज्म जो है पूरी दुनिया में जाता है, वो जब जाता है तब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्चुअली में बनती है। रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो वो लोकल लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, बाकी कोई बात नहीं। बाकी लोगों के लिए वो प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ताजमहल को ये थोड़ी देखने जाता है कि यहाँ 2 लोग मर गए थे उनकी कब्रें हैं, इसलिए तो नहीं जाते लोग। आर्किटेक्चर है। राम मंदिर जो लोग देखने जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए तो नहीं जाएंगे देखने कि यहाँ राम और सीता की मूर्ति लगी हुई है, नहीं। एक तो वहाँ फेथ जुड़ जाता है, दूसरा आर्किटेक्चर आप देखिए, इट्स अ वंडर विच इज बीइंग क्रिएटेड। उसकी जब मार्केटिंग होगी तो इसीलिए थोड़ी होनी है कि सिर्फ ये मंदिर है या ये है, वो तो हम जैसे लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं उनकी आस्था है। जो बाहर हैं उनके लिए वो सिर्फ आस्था नहीं है, उनके लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चरल वंडर, बिकॉज ऑफ फेथ पीपल हैव, दे वांट टू सी। गोल्डन टेम्पल लोग जाते हैं तो वहाँ ये थोड़ी उनको पता होता है कि ये गुरु ग्रंथ साहब कौन है, क्या इसकी महत्ता है, उनको पता ही नहीं होता कई लोगों को। व्हाट दे गो टू सी इज हाउ दिस वाज क्रिएटेड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वंडर इट इज। व्हेन दे गो देयर देन दे लर्न द फिलॉसफी। तब पता चलता है कि सीढ़ियाँ उतर के हर की पौड़ी से दरबार साहब में क्यों जाना है, चारों दिशाओं से दरवाजे क्यों खुले हैं, कि चारों वर्ग के, चारों धर्मों के, चारों दिशाओं से लोग आएँ, लेकिन भगवान के पास जाने का रास्ता एक है, हर की पौड़ी वहीं से जाओगे आप। ये सिंबलिज्म, ये आर्किटेक्चरल वंडर्स, ये फिलोसफिकल चीज़ें, ये सब हैं, ये सब इनमें भी होंगी, ताजमहल में भी हैं। मतलब बहुत लोग ये तो डिस्कस ही नहीं करते ना, व्हाट अ वंडर इट इज़ कि आप जितने भी हर्फ देख रहे हैं उर्दू के वहाँ लिखे हुए हैं, किसी भी डिस्टेंस से देख लें वो सारे एक बराबर दिखते हैं तो नहीं ना वो एक बराबर, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन वो लिखे इस तरह से गए हैं कि आप जिस भी डिस्टेंस से देखें वो आपको एक जैसे दिखते हैं। इट्स अ वंडर विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वंडर। इट्स नॉट अ वंडर कि वहाँ मुमताज़ महल की और शाहजहाँ की कब्र है। नो, इट्स नॉट अ वंडर बिकॉज ऑफ दैट, इट्स अ वंडर बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ द सिम्बलिज्म, बिकॉज ऑफ द आई वुड से द फेथ दैट इट स्टैंड्स फॉर। सेम इज़ द केस विद वृंदावन क्यों जाते हैं लोग या अमृतसर क्यों जाते हैं लोग। इट्स नॉट जस्ट कि मैं अपने रिलीजन के लिए, धर्म के लिए, उसके लिए तो जाते ही हैं जो लोग वो मानते हैं। जो लोग उस धर्म को नहीं मानते वो क्यों जाते हैं फिर? इट्स द सिम्बलिज्म, it's the faith, it's the energy that you derive from there, and it's a destination which people talk about, so you want to go and see कि क्या है भाई, वहाँ जाके देखें। वेटिकन क्यों जाते हैं? हम आप वेटिकन क्यों जाते हैं? हम तो क्रिश्चियन नहीं हैं, हमारे लिए कौन सा रिलीजियस टूरिज्म है? हमारे लिए वो टूरिज्म है। तो जब सरकार ये समझ ले कि ठीक है रिलीजियस अपनी जगह है, उसका सिम्बलिज्म अपनी जगह है, वो मेरे लोगों के लिए है, लेकिन दुनिया भर के लिए इट शुड बी क्रिएटेड लाइक अ वंडर, सो दैट दे कम देयर, अप्रिशिएट द सिस्टम्स and see what it is. सर, अभी हमने एक और ख़ास बात देखी कि तमाम और प्रदेशों में भी इन्वेस्टर समिट हुआ, और चाहे गुजरात की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उड़ीसा की बात हो, सब जगहों पर जो इन्वेस्टर समिट होता रहा है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश ने वो तमाम आंकड़े उनको पार कर दिया है।
और एक लकीर खींच दी है, और वो लकीर ऐसी खींची है कि आप चाहे बड़े जो प्रदेश हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है, और चाहे आंध्रा हो, या ऐसे सारे प्रदेशों में एक बड़ी चैलेंज भी हो गई है कि ये बड़ा रोचक रहेगा कि अब उत्तर प्रदेश ने जो एक लाइन बड़ी खींची है, वो लाइन से अब पार कैसे पाया जाए, क्योंकि 33 लाख करोड़ एक बड़ा ह्यूज एक अमाउंट होता है निवेश का, और उस अमाउंट को उन्होंने पार किया। तो जो जो बड़े प्रदेश हैं, पहले से ही जो तरक्की में आगे बढ़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से ऊंचे के पायदान पर हैं, उनके लिए शायद एक बड़ी चुनौती रहेगी। मैं इसे ज़रा अलग तरह से देखता हूँ। चुनौती लें या कैसी भी तरह लें, ये नहीं उनको टारगेट करना है कि मुझे 33 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करना है। उनको आंकड़े वो पार करने चाहिए जिससे जनसाधारण का फ़ायदा हो, जिससे उस प्रदेश का फ़ायदा हो, जिससे फैसिलिटीज़ वहाँ बेटर हो सकें, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। ज़िंदगियाँ बेहतर हो पाएंगी तो सारा निवेश वेलकम है। मैं निवेश तो ले आऊँ और बनाऊँगा उससे एटम बम, तो वो किस काम का जी, किस काम का है? किस तरह का निवेश आ रहा है और उससे लोगों की, उस प्रदेश की ज़िंदगियाँ कितनी बदलेंगी, मायने वो रखता है। हर प्रदेश को ये सीख लेनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट लाएं, और वो इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए लाऊं कि मुझे अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर क्रिएट करनी है, उनकी फैसिलिटीज़ बेटर क्रिएट करनी है, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक इक्वालिटी की, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़िंदगी जी सकें। बिल्कुल, अगर इंसान की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ ही उसको सेहत उसके लिए ज़रूरी है। तो ये जो हेल्थ केयर हो, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर हो, शिक्षा तो है ही उससे जुड़ी हुई, आईटी का हो, तो इन सारी जगहों पर आप कैसे देख रहे हैं ये जो सेक्टर्स में जो निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं और कितनी उम्मीद जगती है? मुझे लगता ही है कि पूरी सरकार और उनका जो विज़न था, अफसरों का भी जो विज़न है, वो इसी दिशा में था। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम फोकस एरिया बनाएं जिससे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी। हेल्थ सेक्टर को क्यों फोकस रखा, इसीलिए रखा होगा। इन्होंने एमएसएमईज़ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि मीडियम इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज़ में बढ़ावा मिले लोगों को। स्टार्टअप्स, मैंने तो कभी नहीं देखा स्टार्टअप्स के लिए इतना बड़ा पवेलियन, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतने सेशंस किए जा रहे हैं कि नए निवेशक आएँ, नई चीज़ें आएँ, नई एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, नए एवेन्यूज़ क्रिएट हों इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए। अभी मुझे इनॉग्रल सेशन में मेरे ख्याल स्विट्ज़रलैंड से आए थे जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, उनके एमडी सीईओ मिले थे। वो आए हैं अगर यहाँ, तो यहाँ एयरपोर्ट बनाने के लिए, बेटर चीज़ें करने के लिए, बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, वो लाना चाह रहे हैं, वो फोकस एरिया जिनसे लोगों की लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, लाइफ पर फ़र्क पड़े। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, निवेश की जब बात होगी तो सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि निवेश तो आए, लेकिन वो निवेश जब यहाँ पर उतरे, धरातल पर उतरे, तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी की तस्वीर बदले। अब हम एक आखिरी एक जो पहलू है उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसे कि केंद्र के 2 दर्जन के करीब मंत्री भी, उत्तर प्रदेश की तो पूरी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर सारा मंत्रिमंडल जुटा हुआ है, और केंद्र के मंत्री भी यहाँ पर पूरी रुचि दिखा रहे हैं। यही क्योंकि ये वादा था बीजेपी का कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जब केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी, तब हम आपको और बेहतर दे पाएंगे। जो उत्तर प्रदेश से यहाँ से डिमांड होगी वो हम वहाँ से पूरी करेंगे। तो ये जो डबल इंजन की बात हुई थी, अब आप देख पा रहे हैं कि क्या ये 2024 के लिए एक बड़ा एक संदेश देने की भी कोशिश हो जाएगी उत्तर प्रदेश जब तरक्की करेगा? आई विल बी वेरी हैप्पी कि सारी सरकारें ये सोचें कि अगली बार मेरा दाव लग जाए तो मैं बढ़िया तरक्की करूं, बढ़िया लोगों की चीज़ें बनाऊं, और इसको देख के लोग वोट डालें। मैं कहूँ ज़रूर डालो, जो ये काम कर दे और जो ये सोच लें, ये लालच में फंस जाए। मैं तो कहता हूँ कोई सरकार हो इस लालच में फंस जाए कि मैं बढ़िया काम कर दूँ तो मेरे को वोट मिल जाएंगे, तो भाई मिलेंगे, कर दे। हर चीफ मिनिस्टर को हम कहेंगे, ये हर प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि आप इस लालच में ज़रूर रहो कि मैं बढ़िया काम करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा मैंने ये किया था, वोट दे दो। तो मैं कहूँ भाई ज़रूर दो। कर दिया उसने, अगर कर दिया है और करने की इच्छा है, उसमें लालसा है ये कि मैं बढ़िया काम कर दूं तो वोट मिल जाएंगे, बिल्कुल करें, जी जान से करें, दिन रात एक कर दें, बढ़िया से बढ़िया काम करें, मिलेंगे वोट। इसी लालच में बनाएं। बिल्कुल, सियासी तौर से फ़ायदा भी अगर दिखता हो तो बिल्कुल आगे बढ़ें। ये रविंद्र जी का कहना है कि भाई सियासी तौर से भी फ़ायदा दिख रहा हो, आप बढ़िए आगे, कम से कम जनता की तो बेहतरी होगी, ज़िंदगी उसकी बदलेगी, उसकी तस्वीर बदलेगी, उसकी तकदीर बदलेगी, तो तदबीर बदलेगी, तो सारा कुछ बदलाव होगा और बेहतर सकारात्मक बदलाव होगा, लोगों की उम्मीदों को पंख मिलेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये जो चर्चा हुई होगी आपको अच्छी लगी होगी, और बने रहिए पीटीसी न्यूज़ यूपी के साथ। हम ये जो चर्चा
से एक निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उससे तो एक यही दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट है यहाँ पर जो अर्थ की कलम है इससे निवेश की स्याही का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तरक्की की इबारत लिखी जा रही है और आने वाले दिनों के लिए सियासत में एक लंबी लकीर भी खींची जा रही है। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।